स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद आज हम मिले हैं, आप लोगों से रूबरू हुए हैं। तो इस नए अवसर पे कुछ बात भी करना है आप लोगों से और ये भी बताना है आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नहीं 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने में आपको संपूर्ण सिलेबस पढ़ाना भी है और आपको भी पढ़ना है। तो आप तो 2 महीने की सोच रहे होंगे, मगर मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत दुख होगा इस बात को कि मैं आपको 25 अप्रैल तक हर हालत में आपका सिलेबस यानी 8 यूनिट की मैंने बात की थी, 8 यूनिट आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है। और 2-3 बातें ये हैं कि दूसरी बात कि कम से कम 5 या 6 क्लासें रोज आपको 5 या 6, ठीक है। एक तो यूपी बीएड वाली या व्याकरण वाली, व्याकरण भी आपको देखनी, क्योंकि आपको पता है व्याकरण से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उनको भी पढ़ना है। बाकी आपको सारी संपूर्ण क्लासें मिलने लगेंगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो अब कुछ रणनीति पे बात करेंगे हम पहले। और आपको बता दूं कि हर बार आपको मैं यही कहता हूं कि देख लो मेरे नोट्स। ठीक है, अपने हाथों से इन कर कोमलों से मैंने बनाया है। ठीक है, और अच्छे अच्छे प्रश्न तैयार जो वो भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है नोट्स से संबंधित की अभी मैंने ग्रुप में नोट्स सेंड किए थे, फिर क्योंकि मेरे नोट्स में जो क्या है थंबनेल नहीं लगा था, लोगो वगैरह नहीं पड़ा था, तो इसीलिए मैंने उनको डिलीट कर दिया था। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि बेटा आपको लगता होगा कि ये जो नोट्स हैं बहुत मेहनत से मैं बनाता हूं, ठीक है, और ट्रिक वगैरह सब बताता हूं। तो दूसरी बात, आपको 1 से 8 यूनिट पूरी संपूर्ण इसी प्रकार से नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नंबर मैंने आपको बता ही दिया था, मगर एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ प्राइस में रखूंगा सिर्फ नोट्सों के लिए। क्यों ना रखूंगा, तो उन नोट्सों की कोई वैल्यू नहीं करेगा। ज़्यादा नहीं, 299 मैंने फीस रखी है और 299 जो पैसे आपको जो है पे करने हैं वो इस नंबर पे करने हैं। देखो 97 21 56 58 और 75 गूगल पे। ठीक, गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे जब करोगे तो आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। और वो भी मैं बता दूं कि हर एक नोट्स 1 से लगा के 8 यूनिट तक बेहतरीन तैयारी से आपके पास भेजे जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आपको नोट्सों के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जैसे हमको 1 से 8 यूनिट पढ़नी है, ठीक है, हम अपनी बात करता हूं, क्योंकि मैं अभी 2 यूनिट नहीं पढ़ा पाऊंगा, 3 महीने मेरे 2 महीने बचे हैं। ठीक है, उधर जो पढ़ाऊंगा तो वो बहुत शॉर्ट में चीजें होंगी, पात्र परिचय होगा, बस ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इससे आप उपन्यास निबंध अपने आप से पढ़ते रहें। मैं फिर वही बात कहूंगा, मैं धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। अपने आप से पढ़ते रहें। जो कुछ चीजें हैं जो याद नहीं होती, जैसे 41 प्रकरण हो गए, उनको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने गाना वाना उस पर सेट किया है, तो उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। मगर और आपको तैयारी और ज्यादा उधर ध्यान भी नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे पहली यूनिट हमारी भाषा विज्ञान है। भाषा विज्ञान में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना कंटेस्ट करना है बस। इससे ज्यादा ना एग्जामिनर पूछेगा। ठीक है, कहां से पूछेंगे? क्योंकि आप वो भोलानाथ तिवारी को उठाते हैं, कामता प्रसाद गुरु को उठाते हैं, हरदेव बारी को उठाते हैं, वहां से मैं नोट्स जितना काम का है मैं ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गई भाषा पहली यूनिट की बात। नोट्स में आपको दूंगा और बहुत कम प्राइस है, 299, बहुत ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, आप 200-300 रुपए में सोच के देखो कि क्या आपको जब नोट्स देखना अगर समझ में आए, ठीक है, पढ़ लो, पहले क्लास पढ़ लो, पूरी क्लास पढ़ लो। अभी ये क्लास है, अगली जो भी क्लास है मैं कराऊंगा। ठीक है, जब सब पढ़ लेना, एक एक बार देख लेना, फिर समझ में आए तो नोट्स लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले नहीं कह रहा हूं। दूसरी यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल हो गए, बच्चन सिंह हो गए, विश्वनाथ त्रिपाठी हो गए, दृष्टि हो गई, सरस्वती पांडे हो गए। ठीक है, इनको आप लोग पढ़ते हो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन्हीं से सम्मिलित नोट्स बनाता हूं। ठीक है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ना पढ़ पाओगे, जितना मैं दे रहा हूं उतना कंटेस्ट कर लो। ये हो गई दूसरी यूनिट। ठीक है, और बात हो गई, आप आ जाओ तीसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट में बच्चा मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, वो कि एग्जामिनर भगीरथ उठाता है, यानी भगीरथ की बुक से उठाता है वो। ठीक है, तो मैं भगीरथ को शामिल कर लेता हूं। ठीक है, भगीरथ को अपने नोट्सों में शामिल कर लेता हूं, जो हमारे एग्जाम यानी जो सिलेबस से संबंधित हैं उनको। ठीक है,
तो उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, वो किताब नहीं पढ़ो, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। ना दृष्टि पढ़ो, ना सरस्वती पांडे पढ़ो, जो मैं नोट्स दे रहा हूं उतना पढ़ो। दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी ये, और एक मैं गारंटी अपने नोट्सों की ले रहा हूं, ठीक है, कि अगर जिस यूनिट को मैं जिस यूनिट को आपको दूंगा, ठीक है, अगर उस यूनिट से 5 से, अगर मान के चलो 7% बन रहे हैं, यानी एक की मैं बात नहीं करूंगा, 1% तो इधर उधर हो सकता है, अगर 7 बने, अगर 6 मेरे नोट से बाहर होंगे, पैसे मैं तुरंत आपके अकाउंट में वापस कर दूंगा, ठीक है। बताना कि सर 6 आए हैं, आपका नोट्स मिला लो, मैं खुद मिला के दूंगा नोट्स में, मैं खुद नोट्स में मिला के दूंगा कि ये मैंने पढ़ाया, ये आया हुआ है, ठीक है। हालांकि 299 में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तीसरी यूनिट की बात हो गई। दूसरी बात हो गई आपकी चौथी यूनिट, तो आपको पता है कि बहुत सामान्य है। पांचवी यूनिट यानी कविता की, ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा कविता में क्या होगा कि कविता तो होगी ही, संपूर्ण कविता तो पढ़ाऊंगा है। उस पे विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा है, बच्चन सिंह ने उस कविता के बारे में कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने उसके बारे में क्या कहा है, और हम कह सकते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है, उनके मत भी आपको मिलेंगे। ऐसे इसी प्रकार से कहानी में, इसी प्रकार से नाटक भी, इसी प्रकार से निबंध भी, ठीक है। तो आपको अदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते रहो। 299 बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है, मैं फिर कहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जीवन में जियारत चाहते हैं, तो नोट्स आप जरूर ले लें, ठीक है। नहीं नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं नहीं कहूंगा आप भाई इससे पढ़ पाए, कई बार रिवीजन कर पाए, अगर क्लासों से तो क्लास कर ले, फ्री में है, क्योंकि क्लास तो फ्री है, आपको पता है, यही नोट्स है, कुछ बदले नहीं होंगे उसमें, ठीक है, कि नहीं नोट्स में कुछ अलग दे दूंगा, कुछ अलग नहीं दूंगा, जो होगा मैं वही दूंगा। यह है कि आपको नोट्सों के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखो, आप ये मत सोचो कि पहले मैं क्या क्या बता रहा हूं या क्या बोल रहा हूं, ये धारणा है, बताना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि आप समझें कि आगे की रणनीति क्या होगी। और दिन ज्यादा बचे हुए नहीं है, 1 महीना कुछ दिन ही है, ठीक है। तो उन्हीं दिनों में मुझे इतना पढ़ाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं पहले से कि हमारी दूसरी यूनिट चल रही है, ये तो निरंतर चलती ही रहेगी, ठीक है। तीसरी यूनिट चल रही है, ये भी निरंतर चलती रहेगी, यानी जब तक खत्म नहीं होगी। अब हम कल से, यानी आज आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास आपके पास कल की डेट में आएगी, ठीक है। तो आज की मैं बात कर रहा हूं, नाटक भी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, बकरी नाटक। और कविता, कविता में आधुनिक पहले शुरू करूंगा, तो उसमें धूमिल की कविता में भी शुरू कर रहा हूं, ठीक है। यानी एक ये नाटक वाली क्लास शुरू होने वाली है, आज रिकॉर्ड करूंगा, और धूमिल की क्लास यानी जो कविता कविता शुरू हो गई है, तीसरी यूनिट, और एक ये क्या हो गई, दूसरी यूनिट जो हम तो पढ़ ही रहे हैं, यानी 4 ये हो गए, और एक व्याकरण की क्लास हो गई। 5 यूनिट, 5 क्लासें मैं रेगुलर आपको देने वाला हूं। अगर टाइम मिला तो एक क्लास और बढ़ा दूंगा, वो है भाषा विज्ञान, सॉरी कहानी, हाँ कहानी भी है, ठीक है। 6 क्लासें हो गई, कहानी की क्लास मैंने जो है आज ही सब रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो परेशान ना हो, आप पढ़ने के लिए उतारू जो है एकदम शुरू हो जाएं। सिलेबस पूरी पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। 25 अप्रैल तक मैं सिलेबस जितना मुझे पढ़ाना है, अभी इस जून के लिए उपन्यास अन्य गतिविधि इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इसका एक ही कारण है कि पिछली बार में ज्यादा पेपर नहीं बना था उनसे, क्या पता इस बार भी नहीं बने, पढ़ने की कोई मतलब नहीं, अगर बना तो फिर अगली बार में उपन्यास अन्य गतिविधि भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इतना कंटेस्ट करके जाएं, 100 में से कम 75% आपके हाथ में होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम आज शुरू करते हैं। हम छायावाद पढ़ चुके थे, आपको पता होना चाहिए, छायावाद पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। 1889 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1968 में हुई थी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, और 1889, मृत्यु 1968 में। एक चीज याद रखना, इनकी अदर कोई रचना भूल रहे हो तो कोई बात नहीं, पर आपको ये 2 रचना नहीं भूलनी है। कौन सी? हेम किरीटनी और हिम तरंगनी। हेम किरीटनी 1941 में आई थी, ये भी याद रखना, और हिम तरंगनी 1948 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, जानते हो कौन सी? टाइगर जिंदा है, देखी है? कोई बताए कमेंट करके कि टाइगर जिंदा जो मूवी है, उसमें जो नायिका है उसका क्या नाम है? तो आप कहोगे कटरीना कैफ और सलमान खान।
तो उसमें एक सीन होता है, आप लोग पता होना चाहिए कि जब एक मॉल में होते हैं तो कटरीना कैफ लेने जाती है कुछ अपने घर के लिए सामान वगैरह, तो गुंडे आ जाते हैं और मारने के लिए यानी लूटने के लिए। तो उसमें क्या करती है कटरीना, आपको पता होना चाहिए, बहुत हिम्मत करके माता के सामने, यानी माता जो सामने वो होती हैं, कौन, याद करो, जो सामान वगैरह दे रही होती हैं, ठीक है, उनके सामने समर्पण कर दिया था उन लोगों को, ठीक है। तो कटरीना कैफ ने हिम्मत करके माता के सामने समर्पण कर दिया था, और वो जाके जो गुंडे होते हैं कहां, उनके चरणों में क्या होते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। और उनको फिर बस इतना याद रखना, ये किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्रम आपको याद रखना, कटरीना कैफ ने हिम्मत करके माता के सामने समर्पण कर दिया था उनके चरणों में उन गुंडों को, ठीक है। बस इतनी बात याद रखना। हाँ, गुंडों को, गुंजे से गुंडा याद रखना, बन गया। देखो, अरे ये सब नॉर्मल बातें हैं। एक बार फिर से देख ले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, कि जो गुंडे होते हैं माखन चुराने वाले होते हैं उस मॉल में, तो क्या उनको कौन जो है, उनको कौन समर्पण करता है उनके सामने, कटरीना कैफ ने हिम्मत करके माता के सामने समर्पण करते हैं उनके चरणों में, किनको, गुंडों को, ठीक है। तो हिम कटरीनी यानी हम किरटनी किसकी कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी। लिखी कब गई थी, 1941 में। हिम तरंगिणी 1948, माता 1951, माता 1951। समर्पण कब लिखी गई भैया, 56 में। युग चरण कब लिखी गई, 56 में। वेणु लो गूंजे धरा, ये भी कब लिखी गई है, 60 में। मरण ज्वार 63 में, ठीक है। समय नहीं याद रहता कोई बात नहीं, पर इनका क्रम याद रखना क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है। और धूम्रवालय ये भी कब लिखी गई, 1981 में। दो रचनाएं खास करके याद रखना, हेमकृतनी और हिम तरंगिणी, ठीक है। किनकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की है। क्योंकि ये जो हिम कृतनी है, इसी पे साहित्य सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। अब कुछ पढ़ते हैं, देखो माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, कि इनको एक भारतीय आत्मा उपनाम से, ठीक है, ये उपनाम से प्रसिद्ध हैं। ये पूछा जा चुका है एक दो बार एग्जाम में कि एक भारतीय आत्मा उपनाम से कि जो है किसको प्रसिद्धि मिली थी, तो वो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी को। और याद रखना, कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। यानी ये दो कविताएं किनकी हैं, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा किसकी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध है, इनका उपनाम क्या है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है। हिम कृतनी रचना पर इनको देव पुरस्कार मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, वो हित तरंगनी है, कृपाराम की, इंपॉर्टेंट है, इस पे नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, हित तरंगनी है वो, ठीक है। हेम कृतनी पर क्या मिला था, देव पुरस्कार मिला था, सॉरी भैया, क्या मिला था, देव पुरस्कार। सागर विश्वविद्यालय से इन्हें आंधेरी डॉक्टरेट की उपाधि, यानी डॉक्टरेट होती थी, उसकी उपाधि प्रदान की गई थी, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा के बारे में कुछ बातें समझ लो। पुष्प की अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि किस कविता में जीवन दर्शन प्रस्तुत किया था, तो पुष्प की अभिलाषा में। अभिलाषा किस चीज की होती है, जीवन की, कि हमारा जीवन सबसे अच्छा हो, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति को आधार बनाकर काव्य रचना की है, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। किसकी है अभिव्यक्ति की शैली, द्विवेदी युग की है। चलो आगे बढ़ते हैं। सियाराम शरण गुप्त, वेरी इंपॉर्टेंट। सियाराम शरण गुप्त, इनका जन्म कब हुआ था भैया, 1895, मृत्यु 1963 में हुई थे। इनकी कविता मौर्य विजय या नाथ दुर्वादल विषाद नुवा खलिया द्रापात है, ठीक है। और कौन सी, बापू, उन्मुक्त, जय हिंद, दैन की, नकुल, मरणमयी, आत्मोत्सर्ग और गोपिका, इतनी रचनाएं हैं, कोई कहां तक ट्रिक बनाए बेचारा, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। मौर्य विजय कब लिखी गई है, 1914 में। किसकी रचना है ये, सियाराम शरण गुप्त की। किसकी है, सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय।
मौर्य विजय भैया किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की। ठीक है, किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की। ठीक है, चलो फिर आती है अनाथ। अनाथ अनाथ कब लिखी गई? 1917 में। दुर्वादल 1921 में। विषाद, ये इंपॉर्टेंट है, देखो, एक मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद। ठीक है, नोवाखाली, आद्रा, पाथे नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट है। और कोई बताएगा कि बापू के प्रतनों का विहार, ये बापू के प्रति भी किसी की और रचना है, किसकी है? छायावाद में पढ़ चुके हैं, पंत की। उन्मुक्त, जय हिंद, दैन की पूछी जा चुकी है 1942 में। नकुल, नकुल सहदेव, याद रखना, नकुल 1946। मृन्मयी 1963। कोई अगर आप लोग देख रहे हैं तो कोई बताए कि मृन्मयी में कौन सी संधि है? शब्द आपके सामने दिया है मैंने, मृन्मयी में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताएं। और कौन सी संधि है, संधि का नाम भी बताएं, और हो सकते है संधि विच्छेद भी करके बताएं अगर कोई जानकार है इसमें तो। आत्मोत्सर्ग और गोपिका, ये सारी 15 की 15 रचना किसकी हैं भैया? आप लोग किसकी बता देंगे? किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त की है। ठीक है, एक बार रिवीजन मान लो, 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगी। देखो, जो सियाराम शरण गुप्त थे ना, ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज मतलब, अनु मतलब पीछे जा, मतलब जन्म लेने वाले, मतलब छोटे भाई। कौन? मैथिली शरण गुप्त के दोनों भाई भाई क्या हो गए? कविता के क्षेत्र में उतरे और धूम मचा के रख दिया। पर नहीं, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि हैं। सियाराम शरण गुप्त की याद रखना, जो प्रथम कविता 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका, इंपॉर्टेंट है, कौन सी पत्रिका भैया? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रथम काव्य संग्रह विजय 1914 में आया था। कब आया था? 1914 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रथम काव्य संग्रह किनका? सियाराम शरण गुप्त का। कौन सी पत्रिका में? यानी जो प्रथम कविता थी किस पत्रिका में? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897। देखो, ये पूछी जा चुकी हैं। कि कुमकुम अपलक रस्म रेखा क्वास विनोबा स्तवन उर्मिला हम विस्पाई जन्म के। देखो, आपको याद कौन कौन सी रखनी है इसमें से? बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक तो कौन सी? कुमकुम, कुमकुम। ठीक है, कुमकुम 1939, अपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, दोनों 1951 में आई हैं। क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1951, इंपॉर्टेंट है। उर्मिला 57। कुछ सब कुछ भूल जाना तो एक तो याद ही रखना, हम विस्पाई जन्म के, हम विस्पाई जन्म के। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम विस्पाई जन्म के। 1964 नहीं भूलना है, किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ठीक है, इनकी कुछ पंक्तियां हैं, किनकी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। देखो, ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये पंक्ति किसकी है भैया? बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां भैया, कि हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अच्छा, कोई कमेंट करके बताए कि इस बार होली कैसी रही आप लोगों के लिए? ठीक है, होली में कब रंग वगैरह तो आप लोगों ने खेला ही होगा खूब अच्छी तरीके से। तो रंग वाले दिन मैं गांव में था, तो इसी के चलते मैं आप लोगों को कुछ सुना नहीं पाया। वहाँ क्या थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अगर आप आज अगर सुन रहे हैं तो मैं एक आपको सुनाने जा रहा हूँ। रंग से संबंधित एक लाइन है, मेरे मन में आई तो मैंने कहा सुना देता हूँ। बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे जो है रंग खेले होंगे। ठीक है, किसी को किसी ने बुलाया भी होगा कि मेरी गलियों में आओ, देखते हैं बहुत सूरमा बने फिरते हो। ठीक है, तो उनके लिए है, अगर किसी ने आपसे कहा है कि हमारी गलियों में आना फिर देखेंगे, तो उनको जाके सुनाना
कि सखियों संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा, तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। भीग रही है काया सारी खजुराहो की मूरत सी, इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा, इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। जाना सुना देना, ठीक है। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हो जाने दो, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी पंक्ति है भैया? आप लोग सोच सकते हैं किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। सुभद्रा कुमारी चौहान, देखो इन्होंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, पर जितना लिखा है उतना इतना बहुत अच्छा लिखा है। एक कौन? मुकुल, वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी है नकुल, इनकी है मुकुल, याद रखना। 1930 में। तिरधारा, वेरी इंपॉर्टेंट। नक्षत्र, मुकुल तिरधारा नक्षत्र, ठीक है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान, इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ था जानते भैया? प्रयागराज, प्रयागराज में, निहालपुर में, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना, वेरी इंपॉर्टेंट, 1915 ईस्वी में मर्यादा पत्रिका, इंपॉर्टेंट है। किस पत्रिका में? मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी ने अपने जीवन का आदर्श झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी को मारा था। पद्मिनी यानी पद्मावती, पद्मावती मतलब पद्मावत, पद्मावत मतलब जायसी, समझ रहे हो? चित्तौड़, नागमती वियोग खंड, और उसमें एक पद्मावती खंड भी आता है। आप लोग अभी जब पढ़ाऊंगा मैं नागमती वियोग खंड, तब समझना। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग झांसी की रानी और झंडे की इज्जत में तथा स्वदेश के प्रति आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की महत्वपूर्ण कविता, यानी जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसकी है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगर किसी का इसमें यूजीसी सीयूटी पीजी का एग्जाम अगर अभी हुआ है हाल ही में, ठीक है, तो हाल ही में क्या 2 से 4 दिन पहले हुआ था, ठीक है। तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि जो आदि काल में जितना मैंने पढ़ाया था, भक्ति काल तो मैंने खैर अभी पूरा नहीं पढ़ाया था, मगर जितना पढ़ाया है काफी जो है प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से। वो भी जब पेपर आ जाएगा तो मैं हल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, झांसी की रानी कविता जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857, याद रखना, 1857 की क्रांति, रोटी और कमल याद करें आप, ठीक है। जो गाय के नहीं, सुअर के शायद जो है चर्बी से बनी जो बत्ती हुई थी, उसी के चलते 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसी पे झांसी की रानी, ठीक है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान, सशक्त विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। कौन सी? झांसी की रानी। वह तो झांसी वाली रानी थी, याद रखना। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत अच्छी कविता है। सुभद्रा जी को मुकुल के लिए, यानी मुकुल की जो कविता है ना, आप जानते होंगे, मुकुल कविता, वेरी इंपॉर्टेंट। मुकुल के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रदान किया गया था। किसके लिए? मुकुल के लिए। किसके लिए भैया? मुकुल के लिए। और झांसी की रानी के लिए, झांसी की रानी के लिए इनको नहीं मिला था, सुभद्रा जी को मुकुल के लिए मिला था। कौन सा पुरस्कार? शेक्सपियर पुरस्कार प्रयाग साहित्य सम्मेलन की ओर से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक बात और बता दूं कि जो रचनाकार इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा फेमस है, उनको तो आप रट ही लो, बाकी देख लो, क्या पता पूछ ले, क्योंकि पूछने का तो उसने अपना मापदंड दे ही नहीं रखा है कि मैं यहां से पूछूंगा, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि एनटीए की फुल फॉर्म ही वही है, नींद नहीं, टाइम नहीं, आराम नहीं, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी, जिनका जन्म 1906 में हुआ था, मृत्यु 1988 में हुई थी, क्या करने आए थे धरती पे?
हम लोगों को परेशान करने के लिए। इन्होंने लिख दिया भैरवी, भैरव माता जी, भैरव बाबा, भैरवी 1942। वासो दत्ता, वासो दत्ता, वासो दत्ता, और एक शब्द आता है, कोई बताए कमेंट करके, वाग दत्ता। ठीक है, वाक दत्ता जिसको कहते हैं, वाग दत्ता, इसका अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? और मैं ये भी बता दूं एक कमेंट करके, मतलब पहले ही बता देता हूं, नाटक एक पढ़ेंगे, अपने सिलेबस का ही नाटक है, उसमें वाग्दत्ता का प्रयोग किया गया है। वो कौन सा नाटक है और वाग्दत्ता का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके बताएं। नहीं पता है तो हाथ जोड़ के बताएं, मैं बताऊंगा। वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा। ठीक है, अब यहां पे समझना, ये युगधारा देखो, युगधारा रचनाएं किनकी है भैया? मोहनलाल, किसकी? सोहनलाल द्विवेदी के। और आप आओगे प्रगतिवाद में तो युगधारा नागार्जुन की भी कम रचना है। ठीक है, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल, दो में से एक लोगों की है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किनकी किनकी युगधारा है। तो 1944 में इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, नाराज होकर, एक प्रभाती, युगधारा और पूजा गीत। किसने? सोहनलाल द्विवेदी ने। एक सेवाग्राम 1946 में लिखी, फिर वास्ते, और फिर बांसुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, 1949 में लिखी। किसने लिखी थी भैया? आपको पता होना चाहिए, सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी थी। ठीक है, फिर आते हैं श्याम नारायण पांडे। इनकी इंपॉर्टेंट इसलिए रचना है क्योंकि इनकी रचना बहुत एग्जामों में पूछी जाती है और लिखी भी गई है, पूछी भी गई है। इनका जन्म 1907 में, कोई ये भी बताए कि 1907 में और किसका जन्म हुआ था? ठीक है, रचनाकारों का, कमेंट करके बताएं। ये जो आपसे मैं पूछता हूं कमेंट करके बताते हैं, जो आप लोग बताते नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको सर्च करोगे या ढूंढोगे तो उसके साथ 2 शब्द कोई और नजर आ जाएंगे, वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी कुछ पूछता हूं तो आप उसको ढूंढने की कोशिश किया करें, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, इनकी रचना हल्दी घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1941 में लिखी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्याम नारायण पांडे की, बिल्कुल नहीं भूलना है, कसम खा जाओ कि हमको भूलना ही नहीं है। किसकी? हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे। जौहर 1945 में, जौहर और हल्दी घाटी किसकी भैया? श्याम नारायण पांडे। किसकी? श्याम नारायण पांडे। किसकी? श्याम नारायण। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, 1907 में इनका जन्म हुआ था, अभी तक 1986 तक रहे। जीवन संगीत, नवयुग के गान, भूमि की अनुभूति, बलिपथ के गीत और पंखुरियां, किन्हीं हैं भैया? इन्हीं की है। अब आते हैं हमारे पसंदीदा राइटर रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में हम बेहतरीन तरीके से संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे, और इनकी रचनाएं अगर आपको याद नहीं हुई तो मैं आज से पढ़ाऊंगा, तब भी आप नहीं याद करेंगे, क्या पता, कोई भरोसा नहीं, मैं क्यों रिस्क लूं, पर मैं फिर भी आपको याद कराने की कोशिश पूरी करूंगा। आप याद तो हो ही जाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने एक तरीका अपना रखा है इसके लिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म भैया कब हुआ था? 1908 में। मृत्यु कब हुई थी? 1974 में। और उनको कहा जाता है राष्ट्र कवि। किसको? मैथिलीशरण गुप्त को। ये कहते हैं, मैं अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि मानते हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर अपने में लगे हुए भी, इनका परिप्रवास लगा है। परिप्रवास का समय 1914 में हुआ था, आप लोग याद करें। ठीक है, नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का थोड़ी है, देशमुख उपाध्याय हरियोत का बताते भी नहीं हो आप लोग। ठीक है, चलो, रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचना देखो, पहले हम थोड़ा एक सन में देख लेंगे, फिर हम इनको एक क्रम से अभी आपको एक कहानी बताएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, कि रेणुका इनकी 1935 में आई थी। पूछी भी गई, इनकी रचनाएं क्रम से पूछी जाती हैं, याद रखना। 35 में आई थी, कौन सी? रेणुका, 1935 में। याद करें कि रेणु एक लड़की है। ठीक है, अभी उसकी उम्र 35 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 35 वर्ष है, शादी नहीं हुई है। ठीक है, पिताजी के पास कोई दिक्कत है तो अभी शादी नहीं हुई रेणु की। ठीक है, मगर फिर भी डटी हुई है मैदान में कि मैं शादी करके ही मानूंगी। ठीक है, तो रेणु का समय क्या है? 1935। रेणुका का समय 35। हुंकार, हुंकार वेरी इंपॉर्टेंट। हुंकार समझते हो क्या होता है? हुंकार का समय क्या है? 1938। ये सन आपको याद करने हैं, सन भी याद करने हैं, इन रचनाओं का क्रम भी याद करना है।
हर तरीके से रामधारी सिंह, देखो जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने में लगे हुए हैं सिलेबस में, उनको तो आप कंठस्थ करोगे ही, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप नहीं याद कर रहे हो तो कंपटीशन से आप पहले ही बाहर हो। क्यों? क्योंकि वो तो सब याद करके ही जाएंगे, वहां से पूछे तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। बाकी कहते हैं माशाल्लाह, देखा जाएगा, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, क्या कर सकते हो, उतना कोई नहीं याद कर सकता। मुझे भी नहीं याद हुआ कभी, तो आपको मैं कैसे कह सकता हूँ। मगर हाँ, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना याद किया जा सकता है, जितना जरूरी है, उतना तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा। ये आपका परम धर्म है, समझ लो। खाना एक टाइम ना खाओ, याद जरूर करो, ठीक है, पर याद खाना भी नहीं खाओगे तो काम नहीं चलेगा। रेणुका 1935, याद रखना कि भाई 35 साल की रेणु, उनका जन्म, शादी नहीं हुई थी, ठीक है। उनके पिताजी बड़े परेशान थे, कहें कि भाई शादी नहीं हो रही है। ये सिर्फ सन बता भी क्रम बताने की कोशिश नहीं की, क्रम के लिए तो एक ही लाइन बताऊंगा, क्रम याद हो जाएगा सब सारी रचनाओं का एक साथ, ठीक है। तो भाई याद रखना 1935 में हुंकार, हुंकार, हुंकार का समय क्या भैया 1938, क्या है 1938। रसवंती और द्वंद गीत 1940 में, क्या बात है, रसवंती और द्वंद गीत 1940 में। रेणुका 35, हुंकार 38, रसवंती द्वंद गीत 40 में हुआ। कुरुक्षेत्र 46 में, कुरुक्षेत्र 46 में। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में हमेशा लड़ाई हुई है महाभारत में, तो उसमें देखा जाए तो 4-6 लोग तो नहीं होते थे, काफी लोग होते थे कुरुक्षेत्र में। 4-6 लोगों को तो नहीं देखा होगा, तो 4-6 यानी 46, 4-6 लोगों को नहीं देखा, यानी कुरुक्षेत्र का समय क्या है 1946। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रबंध काव्य है ये। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य में अंतर क्या होता है? यही पर बता दे, पास में बता दूं, बोलो तो आप कहो तो बता देता हूं। आप मेरे प्यारे भाई हैं, प्यारे दोस्त हैं, प्यारी बिटिया हैं, मैं बता देता हूं। देखो, महाकाव्य के बेटा 2 भेद होते हैं, ये हालांकि नाटक में बताना चाहिए, पर मैं आ गई बात तो मैं यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा आपको, चलो मैं नाटक जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको, ठीक है, वहां पे लिख के समझा दूंगा, ठीक है, या फिर किसी दिन क्लास बोर्ड पे लिया तो फिर समझा दूंगा। महाकाव्य, खंड काव्य, ऐसे ही मौखिक रूप में बता देता हूं, समझ लेना थोड़ा। महाकाव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है, एक होता है प्रबंध काव्य और एक होता है खंड काव्य, ठीक है। जो प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध काव्य में संपूर्ण जीवनी दिखाई जाती है, जैसे रामचरितमानस, राम के जन्म से लगा के मृत्यु तक पूरी बात बताई गई है, समझ रहे हो, पूरी बात बताई गई है, ठीक है। और वो महाकाव्य के, वो महाकाव्य का भेद ही है। आप ये कहोगे नहीं सर वो तो महाकाव्य, वही बात है, महाकाव्य का वो भेद प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो दरअसल प्रबंध काव्य, महाकाव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। अब आई बात, तो जो संपूर्ण परिचय यानी देश काल भी साथ में बताया जाएगा, सामाजिक वातावरण भी बताया जाएगा प्रबंध काव्य में, ठीक है। और जो खंड काव्य होता है तो उसी कहानी का कोई अंश दिया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं तुम्हारी, वो खंड काव्य में मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम हाँ इन कह सकते हो उसका, राम की शक्ति पूजा, लंबी कविता भी है पर खंड काव्य के अंतर्गत हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक अंश की बात है। एक अंश का मतलब ये है कि एक ही पहलू, जिसे मान के चलो एक 2 से 3 दिन की लड़ाई उसमें दिखाई गई है। अमुक्तक काव्य तो आप तो समझते ही हैं, जो मुक्तकों में बात हो, ठीक है। और दूसरी बात, प्रबंध काव्य की एक पहचान ये भी है क्योंकि वो सर्गों में विभाजित होगा, ठीक है, और 5 से 6 सर्ग तो होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये इनकी थोड़ी थोड़ी पहचान होती, बाकी मैं जब समझाऊंगा, नाटक पढ़ाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। तो कुरुक्षेत्र याद रखना, कुरुक्षेत्र में 4-6 लोग तो होते नहीं, 46 हो गया प्रबंध का। सामधेनी, सा से सामधेनी, सा से 47, याद रखना समय क्या है सामधेनी का, इनका सन याद करो, नहीं याद कर पा रहे हो तो भी याद करो, क्योंकि जो रचनाकार लगे उनको याद करोगे ही। धूप और धुआं इंपॉर्टेंट है, धूप धुआं कब लिखा गया 51 में, इतिहास के आंसू 51, धूप धुआं 51, इतिहास के आंसू 51। रस्मरथी वेरी इंपॉर्टेंट, रस्मरथी
कर्ण के ऊपर कही गई ये कहानी है 1952 में, खंड काव्य। ये अपने एग्जाम में लगी भी हुई है, याद रखना। रस्मरथी लगी हुई है, मैं सूत पुत्र जो है कर्ण हूं। पढ़ाऊंगा रस्मरथी, मजा आ जाएगा। ठीक है, रस्मरथी 1952 खंड काव्य। ठीक है, अब इसी रस्मरथी देख लो तो पूरी महाभारत का चित्रण थोड़ी किया गया इसमें, ये खंड काव्य है। क्यों? अब देख लो, इसमें एक कर्ण के ऊपर कहानी चली है, नायक इसका कर्ण है। वैसे महाभारत का नायक कौन? उधर 5 पांडव हैं, पर रस्मरथी में नायक किसको बना दिया? कर्ण को। तो एक ही मतलब एक ही चरित्र जो है, जब चरित्र चित्रण होता है, पात्र के परिचय, पात्र के बारे में बात की गई है इसमें, ये क्या हो गया? खंड काव्य। पद्मावती देखो, महाकाव्य, प्रबंध काव्य। ठीक है, याद रखना। नील कुसुम 54 में, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर है तस्त। बताइए किसने कहा था? हालांकि अब तो एक नई मूवी भी आई थी, इसमें भी कहा था मत बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। कौन सी पिक्चर में है जानते हैं? MS धोनी। तो इसी प्रकार से अमीर खुसरो ने भी कहा था कि दिल्ली दूर है। याद रखना 1954 में, इतिहास पढ़ोगे। नीम के पत्ते, ये भी कब लिखी गई? 54 में। अब बात आती है कि इनका हम क्रम कैसे याद करें। तो एक दिन की मैं बात बताता हूं, एक दिन की बात है, दिन से दिन का। एक दिन की बात है, रेनू अपने कार में रस के गीत गाते हुए, किसके? रस के गीत गाते हुए कुरुक्षेत्र की ओर जा रही थी। याद रखना, रेनू कार में कहां बैठी हुई है? रेनू अपनी कार में बैठी थी और रस के गीत गाते हुए, कौन से गीत? कि महावर से रंगेंगे हम कुंवारे पांव फागुन में, करेंगे नेह से सर पर तुम्हारे छांव फागुन में। शहर में क्या धरा है देखनी, सुंदर धरा है तो कभी आना हमारे घर, हमारे गांव फागुन में। यही गीत गाते हुए रेनू अपने कार में रस के गीत गाते हुए कहां जा रहे थे? कुरुक्षेत्र की जा रहे थे। कहां? कुरुक्षेत्र में। शाम थी, शाम से सामधेनी, शाम थी और बड़ा धुआं उठ रहा था। जब धुआं, क्योंकि आपको पता है ज्यादा धुआं लगता है तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो वही रेनू के आंसू आ गए। जब आंसू आ गए तो उन्होंने क्या किया जाए, रास्ते में देखा, तब तक रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक नीला कुसुम नजर आया। नीला कुसुम मतलब फूल। ठीक है, नीला कुसुम नजर आया, वही कुसुम लेकर वो फिर दिल्ली चली गई। ये एक ही कहानी, इस कहानी को अपने मन से जोड़ना, और जब पेपर में अगर रचना क्रम से आ जाए, बस इसी कहानी को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि रेनू, अगर दिन से निधन कर, अगर दिन की बात कहें तो रेनू क्या है? रेनू रस के गीत गाते हुए, यानी रेनू कार में रस के गीत गाते हुए, ठीक है, कुरुक्षेत्र की ओर जा रही थी। शाम थी, धुआं उठ रहा था, उनके आंखों में आंसू है और रास्ते में उनको नीला कुसुम मिला और वो दिल्ली की ओर चली गई। याद हो गया? तो एक बार फिर से, रेणु से क्या हो गया? रेणुका, कार से क्या हो गया? हुंकार, रस से क्या हो गया? रसवंती, गीत से क्या हो गया? द्वंद गीत, कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र 1946, शाम से सामधेनी 1947, धूप और धुआं, धुआं से धूप और धुआं, आंसू से इतिहास के आंसू, रास्ते से रस्मरथी 1952 वेरी इंपॉर्टेंट है, और नील से नीला कुसुम यानी नील कुसुम, और फिर क्या है? दिल्ली तो दिल्ली है ही है 1954, और याद रखना नीम के पत्ते, ये इंपॉर्टेंट है। आप यही कहानी अभी पेपर में पूछे गए हैं, रचनाएं क्रम इनका। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो किसी प्रकार से, बस ये कहानी मन में याद रखना, किसी प्रकार से रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से याद कर लो कि अगर दिन की बात कहें तो रेणु बिटिया कारम बैठी रहे, रस के गीत गावत जाय रहे, कुरुक्षेत्र में शाम रहे और धुआं उठत रहे, उनकी आंखन में आंसू आवे लागे। फिर क्या हुआ? रास्ते में उनको नीला कुसुम मिला और वो दिल्ली चली गई। ठीक है, नीम की दातून करते हुए चली गई, नीम के पत्ते। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 रचनाएं थी मतलब इनकी, अभी और भी हैं, क्या करूं, इनको अलग से याद करो। ठीक है,
उर्वशी इनकी कब लिखी गई? 1961 में। गीत नाट्य, ये इंपॉर्टेंट है, अपने में उर्वशी लगी है, ठीक है, उर्वशी का तीसरा सर्ग लगा हुआ है, ये पूरी उर्वशी लगी गई, ये तो खैर याद नहीं है, बाकी उर्वशी लगी हुई है। गीत नाट्य इंपॉर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1900 परशुराम की प्रतीक्षा। अभी बताता हूं इसका समय थोड़ा, 1 मिनट, 1 मिनट। एक बार तब तक तो जो है घूम के देख लो। उन्नीस सौ तिरसठ, ठीक है। परशुराम की प्रतीक्षा का समय क्या है? 1963, ठीक है। उर्वशी 1961 में आई है, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, आत्मा की आंखें 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1970 में हरे को हरिनाम की रचना है, ठीक है। उर्वशी नहीं भूलना, 1961 में, और रस्म रथी 1952 में, ये दो रचना अपने में लगी हुई, तो इनका तो समय याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि हिमालय के प्रति कविता, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, ये पूछी जा चुकी है कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, ये पंक्ति किस कविता से है? तो हिमालय के प्रति। किसमें है भैया? हिमालय के प्रति। अनल कवि नाम से प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनल कवि नाम से कौन प्रसिद्ध? अनल, अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, ठीक है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। अनिल मतलब आग, इसी को आग राग के कवि दूसरे हैं। अनल का कवि किसे कहता है? दिनकर को। दिनकर को मुख्यतः याद रखना, समय यानी समय सूर्य, समय सूर्य, अधैर्य का कवि तथा आवेश का कवि भी कहा जाता है। समय सूर्य जो है अधैर्य का कवि और आवेश का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को कहा जाता है। क्या? दिनकर को। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। ये समझ रहे हो आप बात, ठीक है। पानी पीना हो तो आप लोग पी सकते हो, वैसे तो हम जानते हैं अपने पास पानी रखते हैं, पी लेते हैं, हम भी थोड़ा पी लें पानी। तो याद रखना, समय, समय सूर्य, समझ रहे हो, समय सूर्य, अधैर्य का कवि, आवेश का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। समय सूर्य, अधैर्य, आवेश का कवि। दिनकर ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त की तुलना में भैया महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है, याद रखना। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लिए इनको महज। रस्म रथी महाभारत के पात्र, याद रखना, कर्ण को, याद रखना, कर्ण के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे रस्म रथी। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में लिखा है, कौन सा? कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर की आरंभिक रचना, याद रखना, आरंभिक रचनाओं में रेणुका और हुंकार, रेणुका और हुंकार को लेकर कालीन अंग्रेज सरकार ने दिनकर से स्पष्ट जो है स्पष्टीकरण मांगा था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुरुक्षेत्र यानी किसको? रेणुका और हुंकार को लेकर। कुरुक्षेत्र की इंपॉर्टेंट, देखो कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु महाभारत की, ये इंपॉर्टेंट, देखो वेरी इंपॉर्टेंट भैया, आपसे पूछा जा चुका है। जो कुरुक्षेत्र की जो कथा वस्तु है महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। किससे? शांति पर्व से। किससे? शांति पर्व से। किससे? शांति पर्व से प्रभावित है। यह व्यास मूलतः महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किससे? महाभारत के भीष्म युधिष्ठिर पर संवाद पर आधारित है, इंपॉर्टेंट भैया। दिनकर को सन 1972 में, कब? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए प्रदान किया गया था। किसके लिए भैया? उर्वशी के लिए 72 में ज्ञानपीठ मिला था, 72 में। गीत नाट्य कोई मुझे बता दें कि भैया जो छायावाद के, जो छायावाद में चारों कवियों में जो चार जो कवि हैं उनमें से किसको
ज्ञानपीठ नहीं मिला है? कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मन से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और ढूंढ के बताना। मुझे ये पता है कि आपको शायद ना आता हो, पर नहीं आता है तो आप ढूंढ के बताएं, और सब की सब लोग बताएं। ऐसा नहीं कि एक लोग बता दिया है मेरी जिम्मेदारी खत्म, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हो, मुझे क्या देख रहे हो? कमेंट करो भैया। ठीक है, गीत नाट्य कहलाता है। उर्वशी, याद रखना, उर्वशी पुरर्वा और उर्वशी के प्रेम चित्रण पर आधारित रचना है। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा, भारत चीन युद्ध को, याद रखना, भारत चीन को युद्ध आधार बनाकर लिखना जो है लिखी रचना है। कौन? परशुराम की प्रतीक्षा। कौन सी भैया? परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो भारत चीन युद्ध पे है, भारत चीन युद्ध पर है। रामधारी सिंह दिनकर इंपॉर्टेंट इस बात के लिए हो जाते हैं कि राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृत है। इनको राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि के रूप में स्वीकृत कौन किए गए हैं? रामधारी सिंह दिनकर। विजय, कला तीर्थ, बुद्ध देव कविताएं जो है सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करते हैं। कौन? विजय, कला तीर्थ और बुद्ध देव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है इनका भी याद रखना कि मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं। किसने कहा है? दिनकर ने कहा है। किसने कहा भैया? दिनकर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट। पंक्तियां कुछ देख लेते हैं इन्हीं रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति कि हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने, हम आते हैं दूध दूध और वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति भैया। किसकी पंक्ति है ये? रामधारी सिंह दिनकर की कि हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने, हम आते हैं दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। ठीक है, क्या पता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उत्तर पकड़ता बाह दलित के मंत्री के आसन से, स्याद सुयोधन भीत उठाता पक्ष छोर संभाल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में या चल के। किसकी हैं? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की कि फावड़े और हल राज दंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। जो फावड़े हैं और हल है वो राजदंड बनने को हो गए हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, धूसरता। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो। कौन? राजू सर आते हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। यूट्यूब वाले सिंहासन खाली करो कि राजू सर आते हैं। कौन कहता है कि बापू शत्रु थे विज्ञान के, वे मनुष्य मात्र इतनी बात कहते थे। रेल मोटर या कि पुष्पक यान चाहे जो रचो, पर सोच लो आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। समझ लो पंक्तियां कितनी अच्छी हैं। किसकी पंक्तियां हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। आपकी नहीं, आप लिख भी नहीं पाओगे इतनी अच्छी पंक्तियां। ठीक है, स्वानो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार आगे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो तब जाके ये पंक्ति बनती है कि स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक यकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर झाड़ों की रात बिताते हैं। ये बहुत अच्छी पंक्ति है कि स्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर झाड़ों की रात बिताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियां है। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। रसमरथी से पंक्ति यह है और कर्ण के द्वारा कही गई है 3 अध्याय से। बैठे हुए सुखदातव में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीवन विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। ठीक है, चलो भैया, तो आज हमारे संस्कृति काव्यधारा के हो गए हैं रचनाकार। ठीक, आपको नोट्स चाहिए भाई, ये मत सोचना कि ये नोट्स सिंपल हैं। बिल्कुल भाई सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मगर जब भी आपको नोट्सों के बारे में देखना हो, अगर आप यूजीसी नेट के बच्चे हैं, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास यानी टीजीटी पीजीटी के हैं तो आपके लिए बेहतर नोट सही है। ठीक है, अदर भी हैं, अगर यूजीसी नेट के बच्चे हैं तो आपके लिए कहानी, नाटक, निबंध, कविता कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। मात्र 300 रुपए में आपको मैं इतने अच्छे नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं, गारंटी के साथ।
अगर मैं कहानी पढ़ाऊंगा, अगर कहानी से प्रश्न पूछे गए, अगर मेरे नोट्स में शामिल नहीं हुए, कॉल करना, पैसे वापस कर दूंगा आपके मैं। ठीक है, ये इतना भरोसा दिलाता हूं मैं, क्योंकि खुद के हाथ से मैं नोट्स बनाए हैं, चुन चुन के बनाए हैं, किताबों को छान छान के पढ़ बनाया है। ठीक है, संपूर्ण कहानी है, संपूर्ण नाटक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नाटक को छोड़ दिया हूं, संपूर्ण रखा हूं, उनको इस फॉर्मेट में चेंज किया हूं, जो है टाइप किया हुआ। ठीक है, मगर जो विद्वानों के मत जो पूछे जाते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हो, पढ़ तो पाओगे पर टाइम नहीं रहता है, मैं आपको बस जो है परोस के थाली में दे रहा हूं, आप 2-3 टाइम 4 टाइम खाते रहो, बस इतना रखना है आपको। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मेरे पास इतना ही काम है और कोई काम नहीं है, आप लोगों को पढ़ाना। ये सच्चे देखो, मैं अगर आपको फ्री पढ़ा रहा हूं तो कुछ, क्योंकि बस ज्यादा नहीं, थोड़ा मेहनत आना चाहिए, ताकि मुझे भी काम करते अच्छा लगे। आप लोग समझते होंगे इस बात को। ठीक है, तो 200-300 रुपए बेटा कोई ज्यादा नहीं है, बिल्कुल 300 रुपए एक दिन की समझ लो कि पार्टी नहीं हमारी हुई। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं। आपको जब लगे कि 300 रुपए मेरे फालतू जा रहे हैं या ज्यादा जा रहे हैं, मैं फिर कहता हूं कॉल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, पैसे वापस कर दूंगा। पहले नोट्स देख लो, पढ़ लो, समझ में आए तब कहना। इससे पहले निबंध की क्लास मैंने पूरी पढ़ा चुका हूं, निबंध के नोट्स देख लेना, भारतवर्षों और दिल्ली भारतवर्षों छोड़ के, क्योंकि उसमें मैंने पुराने नोट्स रखे, बाद में जो नोट्स बनाए हैं उनको देख लेना पहले। ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी पड़ी हुई है। भारतीय काव्य शास्त्र में तो शुरुआत की 2 से 4 क्लास के आगे जाना, जो बोर्ड की क्लास नहीं है, पीपीटी की क्लास है, उनको देख लेना। अगर आपको लगे कि नोट्स अच्छे हैं, किसी भी किताब से मिला लेना, किसी भी बुक से, किसी पूरे यूट्यूब पे दावा, किसी के नोट से मिला लेना। अगर नोट्स कमजोर निकले, पैसे वापस कर दूंगा आपके, इतना भरोसा रखो। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम मेहनत दोनों लगता है, और वो मेरे पास इस टाइम दोनों है, इतना याद रखना। क्योंकि नया चैनल है, मुझे मेहनत के अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इस बात आपको मैं बार बार वही कहता हूं कि 300 रुपए बेटा कोई ज्यादा नहीं है, नोट्स ले लो और मल्टीपल रिवीजन करते रहो। बार बार एक नोट्स को कसम खा जाओ कि मैं 10 बार रिवीजन करूंगा, जीआरएफ ना हो तो बताना। ठीक है, जीआरएफ कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप ठान लो, जीआरएफ आपके हाथ में, 25 लाख आपके हाथ में। ठीक है, चलो आज की क्लास में यही रखता हूं। अगली क्लास में हम हालावाद यानी प्रगतिवाद से पहले थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, निरंतर ये हिंदी साहित्य का इतिहास आपका निरंतर चलता रहेगा, पूरा अन्य गद्य विधा तक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आत्मकथा, जीवनी वगैरह सब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। हिंदी साहित्य का इतिहास इससे ज्यादा नहीं कोई गहराई में नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत लगती है। मैं फिर वही कहूंगा, ये आप चाहे मेरा घमंड समझें या गर्व समझें, क्योंकि मेहनत करना मुझे आता है, टेंशन लेना मैं ले नहीं सकता कोई क्या कह रहा होगा या कोई क्या सोच रहा होगा। ठीक है, तो आप भरोसा अगर मुझ पे किए हैं तो सही जगह पे किए हैं। ठीक है, आपका जीआरएफ होगा, मगर हाँ तैयारी आपको ही करनी है, रास्ता मैं बता रहा हूँ, नोट्स मैं बना रहा हूँ, पढ़ा मैं रहा हूँ। 2 से 3 बार क्लास से अगर आप देख रहे हैं, अगर 2-3 बार क्लास में लग रहा है कि मेरा समय जा रहा है, तो मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। 300 रुपए कोई ज्यादा नहीं बेटा, एक बार नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ अपना। ठीक है, इस पे गूगल पे करेंगे 97 21 56 58 और 75, गूगल पे करके उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे करेंगे, तो आपको एक जो ग्रुप मैंने बना रखा है कौन नोट्सों वाला, उस पे जोड़ के आपके पास वो नोट्स आ जाएंगे। अब जो पहला ग्रुप बना था उसमें सिर्फ उन बच्चों को जोड़ूंगा जो नोट्स नहीं लेना चाहते, यानी जो कूल बच्चे हैं, नोट्स वाले बच्चे अलग होंगे। और इसमें एक बात और बता दूं, 300 रुपए में आपको क्या क्या मिलने वाला, मैं बार बार वही कहता हूं, नोट्स तो आपको संपूर्ण दूंगा ही। अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये यानी निबंध की यानी यूनिट 9 की जितनी प्रैक्टिस होगी 500 से 600 प्रश्न होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। नाटक के 500 से 600 प्रश्न होंगे, वो भी मिलेंगे। कविता के हर यूनिट के जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो भी आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। तो आप समझ नहीं पाओगे कि 300 रुपए में आपको क्या मैं दे रहा हूं। आपको ना तो नाटक कोई खरीदने हैं, ना कोई कविता खरीदनी है, ना कोई उपन्यास अन्य कविता तो खरीदना ही नहीं है, ना कोई किताब इतिहास खरीदनी, सिर्फ नोट्स। क्या जरूरी है। हाँ, मैं कहता हूं ना फंसे पैसे ले लेना मुझसे, भैया कुछ भरोसा तो करो। ठीक, मेहनत किया हूं, पेपर देख के बनाता हूं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ ऐसे ही बना रहा हूं। ठीक है, चलो, तो आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं तो फिर क्लास तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।